हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। गाइस, आई होप कि जो प्रीवियस वीडियो मेटल एंड नॉन मेटल्स की अपलोड की गई थी, जिसके अंदर हमने मेटल एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस स्टडी किए थे, तो वो वीडियो आपने सभी ने देख ली होगी। गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो हमें बताना है कि वो कम क्यों होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था ना कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, उनका तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। बट जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका क्या होता है? लो होता है। रीज़न बताइए, लो क्यों होता है? तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं गाइस, उनके अंदर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है उनके अंदर? कोवलेंट बॉन्ड। और जैसा कि आपको पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ठीक है, कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो भी बताती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए, जो मेन क्वेश्चन है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। देखिए, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर कैसा बॉन्ड होता है? बताइए, कोवलेंट बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? लेस होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी ना। अगर अट्रैक्शन कम है तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो इट मीन्स जैसे ही हमने थोड़ी सी हीट दी तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होती है? वीक होती है, जिसकी वजह से जैसे ही हमने थोड़ी सी हीट दी तो वो अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी। इसी वजह से हम कह देते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस कि व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो बताइए क्या होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स? कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी देखिए उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो यही पूछ लिया कि जो ये कंपाउंड्स हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। तो बताइए कि वो आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट क्यों हैं। तो जो देखो डिफरेंट तो होंगे ही ना, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, है ना। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होगा और वो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। बट जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कैसा बॉन्ड होता है? उनके अंदर होगा गाइस आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो एक मेटल है दूसरी नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर से क्या बन जाते हैं हमारे पास? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा तो वो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ही बनता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। तो बताइए कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या हैं? किसकी? कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो देखो कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए फर्स्टली तो आप ये देखो कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनके मेल्टिंग पॉइंट को और उनके बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो अभी आप ये बताइए मुझे कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट है, ज़्यादा होगा या कम होगा, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमने किया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। इसी वजह से हम कह देते हैं जैसे ही हमने थोड़ी सी हीट दी वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर ये अट्रैक्शन वीक है तो जैसे ही मैंने थोड़ी सी हीट दी तो ये अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सेकंड थिंग आप देखिए, सेकंड पॉइंट आप इस चीज़ को नोट कीजिए, कंडक्टिविटी, कि क्या ये गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर हैं, बताइए। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर हैं, तो गाइस ये होंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना उनके अंदर फ्री आयंस नहीं होते। सो अगर आयंस ही फ्री नहीं हैं तो वो मूव भी नहीं करेंगे। अगर मूवमेंट ही नहीं हुई आयंस की तो फिर जो कंडक्टिविटी है वो भी नहीं होगी। क्लियर है? हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स की, उनकी सोल्यूबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। बट वो कैरोसिन पेट्रोल के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। बट यहाँ पे रिवर्स है, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर तो क्या होंगे, वो सोल्यूबल होंगे। बट वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। क्या होंगे, इनसोल्यूबल, मीन्स घुलते नहीं हैं। अगर घुलेंगे भी सही तो वो थोड़ा लेस सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की, सोल्यूबिलिटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर किया था कि कंडक्टिविटी उनकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड्स, तो वही रिपीट हो गया ना कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बताइए कैसे बनेंगे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइस, जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर में भी, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट है कि शो देयर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अभी आपको क्या बताना, देखिए फर्स्टली तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं आप बता दोगे कि कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। सेकंड वन आपको क्या बताना है, मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर मीथेन, दैट इज CH4। इज इट क्लियर? अभी देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फिर कैसे बनता है ये हमने देखना है। तो अगर हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने टाइप के एटम्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 2। एक तो है हमारे पास कार्बन, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, हाइड्रोजन का कितना है 1। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ Kl तो यहाँ पे होंगे 2 4 और यहाँ पर होंगे 1, ठीक है। अभी देखिए कि अगर हम देखें तो वैलेंस शेल कौन सी है, कार्बन के लिए तो वैलेंस शेल यही है ना, बाहर वाली शेल, और हाइड्रोजन के लिए ये है, ठीक है। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम रिप्रेजेंट करें ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो वही 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा क्या किया है मैंने यहाँ पे, कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 है, तो वही मैंने यहाँ पे 1 दिखा दिया और इसके पास कितने दिखा दिए 4 दिखा दिए। यहाँ तक क्लियर है? फिर बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो अभी देखिए हमने किसका स्ट्रक्चर बनाना है, मीथेन का। तो आप ये देखिए कि जैसे ही हमें मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन के बाहर वाली शेल में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना पड़ेगा, 4 को ना, और हाइड्रोजन के बाहर वाली शेल में गाइस हमें किसको दिखाना पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को। मैं अलग अलग इसी वजह से ले रही हूँ सो दैट आपके लिए थोड़ा क्लियर हो जाए।
ठीक है। अभी देखिए, अगर हम देखें तो ये इनका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को चाहे आप क्रॉस से दिखा दो, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये हम हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डॉट से हम कार्बन का रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो अगर मैं शेयरिंग की बात करूं तो वो भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ। तो अगर हम बात करें, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए वो इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। शेयरिंग भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ। और ये भी क्या करेगा, ये भी इससे शेयर करेगा, ये भी इससे शेयर करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए इससे शेयर कर लेगा। तो अभी देखिए फिर कार्बन क्या करेगा, कार्बन को भी तो 4 और चाहिए ना अपनी जो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो इनके अंदर शेयरिंग होती है, मीन्स दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो कार्बन भी ज़रूरत पड़ने पे इनके साथ शेयरिंग इस तरह से करेगा। और यहाँ पे फिर कैसे बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे फिर जो बॉन्ड बनेंगे ना वो कैसे बॉन्ड बनेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर कि वाई आर कोवलेंट कंपाउंड्स जर्नली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर क्यों हैं। तो देखो, आप खुद देखिए इस चीज़ को कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना उनके अंदर गाइस फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होते, सो वो इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर रहे तो फिर वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, ठीक है। बट अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कि सॉल्यूशन फॉर्म में वो आयंस फ्री हो जाते हैं, वो आयंस मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में दे आर गुड कंडक्टर, ठीक है। तो ग्रेफाइट का अगर हम बात करें ना, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसी वजह से ग्रेफाइट एक्सेप्शन केस है। अदरवाइज देखा जाए तो जैसे डायमंड है ना, बाकी कंपाउंड्स हैं नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इसी वजह से है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। बट कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जर्नली वर्ड यूज किया गया कि जर्नली वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, सो मूव भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास ए पार्ट है कि एलिमेंट कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। कि जो कार्बन है वो मेनली जो अपने कंपाउंड्स बनाता है ना वो कैसे बनाता है, वो बनाता है कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। इट मीन्स रीजन बताइए कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग ही क्यों करता है, ठीक है, वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। तो गाइस आप इस चीज़ को ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ही समझाने वाली हूँ। आप ये देखिए, कार्बन की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 है तो इट मीन्स उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2 4, ठीक है। तो अभी ना इनको अपनी एल शेल की कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए, देखो इसकी एल शेल के अंदर क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर। तो अगर इसको, इसकी जो नज़दीक वाली जो गैस है वो कौन सी है, नोबल गैस, जा तो नियॉन होगी, ठीक है, जा फिर क्या होगी, हीलियम। तो अगर इसको स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है तो देखो, अगर ये नियॉन की स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है तो इसको 4 गेन करने पड़ेंगे, सो दैट 6 + 4 किसी और से ले ले तो क्या बना ले, ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, ठीक है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो C4 नेगेटिव बनना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अगर इसको हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लॉस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पास तो 6 है ना, हीलियम के पास तो 2 होते हैं, तो फिर इसको 4 लॉस करने पड़ेंगे ये वाले, ठीक है। तो ये फिर क्या बनाएगा, C4 पॉजिटिव, मीन्स इसको बनाना चाहिए था, है ना, कि हम तो देख रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता था। अगर ये गेन करे तो C4 नेगेटिव बनाएगा, अगर ये लूज करता है तो C4 पॉजिटिव बनाएगा। बट गाइस इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ना तो कार्बन C4 नेगेटिव बनाता है, ना ही कार्बन C4 पॉजिटिव बनाता है। इट मीन्स कार्बन आयनिक जो है, आयंस हैं, वो बनाता ही नहीं है। रीज़न क्या है, कार्बन आयंस क्यों नहीं बनाता। देखिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस है, किसका, कार्बन का, ठीक है। कार्बन का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस
उसके बाहर ये क्या हैं, शेल्स हैं। गाइस इन शेल्स के अंदर अभी हम क्या दिखाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ये दूसरा, ठीक है, के शेल के अंदर। और यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए मैंने यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। क्यों इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि कार्बन अपन सिंपल बात कर रहे हैं ना, कोई चार्ज वगैरह उस पर है नहीं, तो इट मीन्स जब न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही तो प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इसी वजह से मैंने इलेक्ट्रॉन्स पे कितने रिप्रेजेंट किए हैं, आप देख सकते हैं 6 रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कार्बन +4 क्यों नहीं बनाता, मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कार्बन +4 क्यों नहीं बनाता। गाइस देखो, जो +4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन को अगर +4 बनाने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये वाले जो बाहर, देखो ये वाले जो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मिनट, जो ये बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं अलग से रिप्रेजेंट करती हूँ कलर से, इसको रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। एक ये हो गया हमारे पास, ठीक है, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इनको क्या करना पड़ेगा, बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। तो अगर बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो उसके लिए फिर अट्रैक्ट, देखो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो निकालने के लिए हमें बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी जो एनर्जी बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है, वो क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है वो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ऐसे में गाइस आप ये देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा नहीं हो गई। तो ऐसे में फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से कार्बन +4 नहीं बनाता, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट है कि हमारे पास फिर कार्बन -4 क्यों नहीं बनाता। अगर हम बात करें कार्बन, ठीक है, +4 क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है। अभी हमें ये देखना है कि जो कार्बन है वो -4 क्यों नहीं बनाता। तो आप ये देखो कि अगर कार्बन क्या करे, अगर कार्बन चाहे कि हाँ मुझे -4 बनाना है, बट वो बना नहीं पाएगा। रीज़न क्या है उसका, कि देखिए अगर कार्बन -4 करता है तो इट मीन्स उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है। इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 प्रोटॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है अभी इसके पास। अगर उसने -4 किया तो उसके पास 6 तो पहले से थे, -4 का मतलब है कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसी वजह से वो -4 भी नहीं बनाएगा। तो वो क्या करेगा, फिर शेयरिंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब वो शेयरिंग करता है तो इसी वजह से हम बोल देते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग को प्रेफर करेगा, क्योंकि -4 और +4 बनाना उसके लिए सही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इतनी नहीं है, और अगर वो -4 करता है तो उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको जो ए पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए कि जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो आप ये देखिए डायमंड के अंदर पता क्या होता है, जो एक कार्बन एटम है ना उसके सराउंडिंग में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 4 कार्बन एटम से सराउंडिंग होता है ना, कि जितने, देखो कार्बन की बाहर वाली शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। सो ये 4 कार्बन एटम से क्या होगा, सराउंडिंग में होगा, उनसे बॉन्ड बना रहा होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें बताना है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है। मैंने गाइस आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था। देखो एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रही हूँ। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी एलोट्रॉफ सी है कार्बन का, तो उसको भी हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर। तो अभी देखिए जो ग्रेफाइट है उसके अंदर जो एक कार्बन है ना उसके सराउंडिंग में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 3। डायमंड में एक कार्बन है, उसके साइड में सराउंडिंग में 4 कार्बन एटम होंगे। चारों के चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने बॉन्ड बना रखा है, बट यहाँ पे एक कार्बन एटम के सराउंडिंग में कितने कार्बन होंगे, 3। देखो इस कार्बन के पास आप जनरली देखिए क्या है,
इस कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जब एक कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 कार्बन हैं, सॉरी। तो जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, मैं आपको स्ट्रक्चर ही बना के बता देती हूँ। जैसे ये कार्बन है जिसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कितने कार्बन हैं? 3 हैं। तो जैसे मैंने 3 बता दी है, ठीक है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको करके बता रही हूँ। तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या हो गया, यहाँ पे फ्री है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बनेगा। तभी हम बोल देते हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसके अंदर जो 4th इलेक्ट्रॉन है गाइस वो क्या है? फ्री है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? करंट बनेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ मीथेन? व्हाट इज अ मीथेन? तो मीथेन है क्या? आपको पता है ना कि जो हमारे पास एल्केन सीरीज होती है, ठीक है, जो हमारे पास एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज क्या होगी? एल्केन सीरीज हम किसको बोलते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेन एल्केन सीरीज का, कि इसके अंदर हमें कैसे बॉन्ड देखने को मिलते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन सीरीज के अंदर हमें कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ओके, जर्नल फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? इसका फॉर्मूला रहेगा CnH2n+2। क्या रहेगा? CnH2n+2। तो जो मीथेन है गाइस वो एल्केन सीरीज का कौन सा मेंबर है? फर्स्ट मेंबर ही है, ठीक है। तो अभी देखिए एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है? मीथेन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर इसका? CH4। देखो कैसे बना, हम बोलते हैं ना कि CnH2n+2। तो मिथ की बात करें तो मिथ आ गया, तो हमारे पास वर्ड क्या आ जाएगा? मिथ आ गया, तो वर्ड क्या होगा हमारे पास? N = 1, ठीक है। सो CnH2n+2, तो N = हम 1 रख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए C1H4, जिसको हम CH4 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हम इसका कैसे बताएंगे? देखिए कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं सीधे डायरेक्टली राइट कर रही हूँ। तो इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे हाइड्रोजन के जो ऊपर लुईस रिप्रेजेंटेशन में भी 1 ही शो करेंगे, क्योंकि एक ही शेल है इसके पास और उसी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा? तो देखिए CH4 है, तो हमने क्या किया, मैंने एक कार्बन लिया और उसके साइड में क्या किया? 4 हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ कि जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 4। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास कितने थे? 1। तो अभी ये क्या करेंगे? इनके अंदर ये कोवलेंट बॉन्ड प्रेफर करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको शेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। नोबल जो गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको अटेन करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे में क्या करना चाहेगा? हाइड्रोजन इससे शेयर कर लेगा, सो दैट वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, ठीक है। तो अभी देखिए, चलो हाइड्रोजन ने तो कंप्लीट कर लिया, बट कार्बन को भी तो अपना जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट करनी है, तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो भी करेगा। तो ये शेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, तो कार्बन भी क्या करेगा? कार्बन भी इनसे क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका? बताइए, मीथेन का, ठीक है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर तो बताया ही, साथ में मैंने आपको बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन भी बता दी है। तो अभी आप बताइए कि नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर कैसे बॉन्ड बने हैं बताइए। तो इस कंपाउंड के अंदर गाइस बने हैं कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि साफ दिख रहा है कि क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट देखिए कि वाई आर सच कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा पूछने का वे अलग हो जाता है, ठीक है। बट हमने तो एज इट इज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको ये भी पता चले कि कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो देखो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? पता ही है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है इनका? बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? तो बताइए
बताइए बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होगा, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो अभी देखिए नेक्स्ट कि व्हाट हैपन्स व्हेन दिस कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन। तो क्या होगा अगर ये कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। तो देखिए आपने ना एक रिएक्शन पढ़ी होगी गाइस, कंबशन रिएक्शन। कंबशन क्या होता है कि जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबशन। बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, मीथेन की। ठीक है, तो मीथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाया जाता है कंबशन रिएक्शन, तो क्या बनेगा हमेशा, ये देखो इधर अगर हाइड्रोकार्बन है ना हमारे पास, तो अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो गाइस हमेशा हमारे पास वाटर CO2 प्लस हीट और लाइट एनर्जी है यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगी। ठीक है, सो ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन दिस कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे गाइस इसके साथ ही अगर मैं एक आपको और क्वेश्चन करवाऊँ कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मीथेन नहीं है, यहाँ पे C2H6 है, इथेन है, देन आप प्रोडक्ट क्या बनाते, देन भी प्रोडक्ट सेम ही बनते। फिर आप कहोगे CO2 के मॉलिक्यूल्स क्या एक ही बनेगा, नहीं, वो बैलेंसिंग का काम है, वो आप बैलेंसिंग में बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बट जो मेन प्रोडक्ट हमेशा बनेंगे वो CO2 वाटर हीट और लाइट ही बनेंगे। इज इट क्लियर। तो ऐसे में आपका एक और क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स, की जो एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ना वो क्या करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर लूज करके फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। ठीक है जी, हमेशा ऐसा ही होता है कि जो भी आयनिक कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बाहर वाली शेल से चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में अगर वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो कैटायन बनाते हैं, अगर वो गेन करेंगे तो वो एनायन बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि कार्बन ऐसा नहीं करता है ना, तो कार्बन क्यों नहीं करता, कार्बन +4 या फिर -4 क्यों नहीं बनाता, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम स्टडी कर चुके हैं। +4 क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके लिए। और -4 क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अभी बताइए कि रीज़न बताइए कार्बन ऐसे में क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों नहीं करता, मीन्स कि वो गेन और लूज क्यों नहीं करता, वो आपको बता दिया है। नेम दी टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में कैसा बॉन्ड बनता है गाइस, आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो बताइए जो कंपाउंड्स कार्बन बना रहा है इन दी कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन, उनके अंदर कैसा बॉन्ड बनेगा, कार्बन जो कंपाउंड बनाएगा वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनके अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अभी देखिए ऑल्सो एक्सप्लेन रीजन वाई कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना कि कार्बन कंपाउंड कार्बन बनाएगा क्या, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किनके अंदर बनता है, कोवलेंट कंपाउंड्स में। तो इससे देखो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं। तो बहुत बार गाइज ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो अब तक तो आपको देखो पता लग गया होगा कि वो बैड कंडक्टर क्यों होते हैं। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्टेट द रीज़न। देखो फिर वही क्वेश्चन, बट ये 2014 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन का थोड़ा वे अलग होगा, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो सेम ही है कि स्टेट द रीज़न वाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 पॉजिटिव आयन, ना तो वो C4 बनाएगा ना ही वो C4 नेगेटिव बनाएगा, वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो बताइए कि वो कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है। सेम रीज़न है। ठीक है, कि C4 बनाने के लिए उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए, C नेगेटिव बनाने के लिए उसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो प्रोटॉन्स 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएँ। तो बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, एज इट इज़ ही है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास क्वेश्चन की नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे एक कार्बन का कंपाउंड बनाना है जो कि साइक्लिक भी हो और अनसैचुरेटेड हो। तो बेस्ट एग्जांपल है गाइस यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, क्या है यहाँ पे, बेंजीन। तो बेंजीन की अगर मैं बात करूँ तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कार्बन्स को, तो ये क्या होगा, साइक्लिक हो गया, क्योंकि सारे क्या हैं, साइकिल में हैं। अनसैचुरेशन का मतलब है यहाँ पे या तो एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, तो इस तरह से होता है वहाँ पे। तो अभी देखिए कि अगर हम बात करें
अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो कि साइक्लिक भी हो, बेंजीन, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए गाइस, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी हाइड्रोजन भी तो दिखाने हैं, तो यहाँ पे हर जगह क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए कितने कार्बन हो गए, काउंट कीजिए, हमारे पास कार्बन हो गए 6 और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl, ठीक है, कि हमारे पास एक होमोलॉगस सीरीज है जिसका हमने फर्स्ट 2 मेंबर्स बताने हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, Cl। तो फर्स्ट तो आप ये देखिएगा इसकी होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, क्योंकि देखो अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, तो देखो होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होगी, तो होमो का मतलब होता है हमारे पास सेम, होमो का मतलब क्या है, सेम। तो इट मीन्स आपने यहाँ पे क्या करना है, कोई भी सेम सीरीज लेनी है। मान लीजिए मैंने वैसे ले लिया यहाँ पे एल्केन सीरीज, देखो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करते हैं, एक बार मैं आपको जनरल बता रही हूँ। तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एल्केन सीरीज, ठीक है। एल्केन सीरीज में ना ये मैंने राइट कर लिया, पहले राइट कर लिया मैंने मीथेन, ठीक है, फिर मैंने राइट कर लिया C2H6, फिर मैंने राइट कर लिया C3H8, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप सारे राइट कर सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, अप टू डेकेन आप राइट कर सकते हो ना। तो आप मुझे ये बताइए कि होमोलॉगस सीरीज, मैंने आपको बताया होमो का मतलब सेम, कि आप क्या लेके चलोगे, सेम सीरीज लोगे, कोई भी, चाहे आप एल्केन ले लो, चाहे आप एल्कीन ले लो, चाहे एल्काइन ले लो, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप वाली सीरीज उठा लो, चाहे अल्कोहल वाली उठा लो, चाहे आप हेलोजन फंक्शनल ग्रुप वाली उठा सकते हो। तो आप इन सीरीज के कोई भी एक सीरीज चूज करो, उन सीरीज के 2 एडजेसेंट मेंबर, 2 लगातार मेंबर, जैसे मैंने अभी 2 लगातार मेंबर ये दोनों चूज कर लिए, ठीक है। जब आप इनके बीच का गाइस डिफरेंस देखोगे ना, तो वो डिफरेंस कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2, यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 1, तो कितने कार्बन का डिफरेंस आ गया, 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, H6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, H4, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया, 2 का। तो इट मीन्स जो होमोलॉगस सीरीज होती है वो एक ऐसी सीरीज होती है जिसके 2 एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, CH2 ग्रुप का। तो उसको गाइस हम बोल देते हैं होमोलॉगस सीरीज। सेम डिफरेंस हमें इन दोनों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने 2 एडजेसेंट मेंबर्स लेने हैं, तो ये भी तो एडजेसेंट हैं, तो इनके अंदर भी कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें, CH2 ग्रुप का। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, होमोलॉगस सीरीज। इज इट क्लियर। अभी आप ये देखिए कि जो होमोलॉगस सीरीज होती है उनके अंदर अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कार्बन का मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो कितना मास होगा, 2। तो यानी कि यहाँ पे जो मेनली जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इट मीन्स होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसके 2 एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है और 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का फर्क है, ठीक है। 14 मास यूनिट का अगर वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो गाइस वो क्या होगी हमारे पास, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अभी देखिए जो होमोलॉगस सीरीज है ना, उसके अंदर हमें जब भी हम बात करें, मैंने आपको बोला चाहे तो आप एल्केन सीरीज लेके चलो, चाहे एल्कीन, चाहे एल्काइन, चाहे आप हेलोजन ग्रुप की सीरीज लेके चल सकते हो, चाहे आप लेके चल सकते हो अल्कोहल ग्रुप की सीरीज, ठीक है। तो मतलब एक सीरीज रखनी है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है गाइस वो क्या रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। तो होमोलॉगस सीरीज के अंदर क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या डिसाइड करता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो इट मीन्स अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम है
तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इट मीन्स होमोलॉगस सीरीज के अंदर हमेशा फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर जो रहेंगी मेंबर्स की वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं जनरली ये एग्जांपल लेके चलूँ CH3OH, ठीक है, दूसरा मैंने गाइस ले लिया C2H5OH, तो ये कौन सी सीरीज के मेंबर हैं बताइए। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल उनकी सीरीज के मेंबर हैं, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए, आप नोट कीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, OH दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन एक है, यहाँ पे दो है, तो एक कार्बन का फर्क आ गया और दो हाइड्रोजन का फर्क आ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो इट मीन्स यहाँ पे 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, सेम है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। बट आप इस चीज को नोट कीजिए कि होमोलॉगस सीरीज के अंदर गाइस जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप ये है ना, ये जैसे यहाँ पे मिथाइल है आर ग्रुप की जगह, यहाँ पे इथाइल है, तो जो आर ग्रुप है वो तो डिफरेंट है ना, आर ग्रुप तो डिफरेंट है। तो इट मीन्स अगर आर ग्रुप डिफरेंट हो मीन्स जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो डिफरेंट है। तो अगर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट डिफरेंट है तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज को, आर ग्रुप है वो क्या डिसाइड करेगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। क्लियर है। तो आई थिंक आपको होमोलॉगस सीरीज का कॉन्सेप्ट है बिल्डअप हो गया होगा आपका। तो चलिए अभी देखते हैं कि राइट दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप Cl लेना है, Cl फंक्शनल ग्रुप लेके आपको होमोलॉगस सीरीज के 2 मेंबर बताने हैं। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ CH3Cl, ठीक है, तो ये फर्स्ट मेंबर हो जाएगा, C2H5Cl ये क्या हो जाएगा, सेकेंड मेंबर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो फर्स्ट 2 मेंबर्स बताने थे तो मैंने फर्स्ट 2 ही लिए हैं, और फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन बोला था तो इसी वजह से हम क्लोरीन लेकर ही चल रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अभी आपको OH फंक्शनल ग्रुप लेना है, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज की बात कर रही हैं तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम लेना पड़ेगा। तो उस होमोलॉगस सीरीज के फर्स्ट 2 मेंबर्स बताने हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH हो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ CH3OH, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, इस तरह से CH3OH मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और सेकंड अगर मैं आपके पास एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ तो ये एग्जांपल लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है। तो देखिए क्या इनके अंदर डिफरेंस नहीं आ रहा CH2 ग्रुप का, बिल्कुल आ रहा है, इनके अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। सो इसी वजह से हम इनको भी क्या कहेंगे कि ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, क्योंकि 2 एडजेसेंट जो मेंबर्स हैं उनके बीच में किसका डिफरेंस आ रहा है गाइस, CH2 ग्रुप का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। हमें होमोलॉगस सीरीज के एक होमोलॉगस सीरीज दी गई है जिसका फर्स्ट मेंबर इथीन है। तो देखिए अगर इथीन की बात करें गाइस तो इथीन लिखा हुआ है, देखो इन मीन्स ये कौन सी सीरीज है, एल्कीन। अगर सीरीज एल्कीन है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n, ठीक है। तो देखो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि मिथीन बने, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसके लिए एटलीस्ट हमें 2 तो कार्बन चाहिए ना। सो इसी वजह से जो एल्कीन सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर क्या है, इथीन है, ठीक है। तो अगर इथीन फर्स्ट मेंबर है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो प्रोपीन है वो सेकंड मेंबर होगा, ब्यूटीन है वो क्या होगा, ब्यूटीन क्या होगा बताइए, ब्यूटीन होगा हमारे पास थर्ड मेंबर। तो अभी देखिए अगर एल्कीन की बात करें तो जनरल फॉर्मूला CnH2n है। प्रोपीन गाइस इसका क्या होगा, सेकंड मेंबर होगा। ब्यूटीन इसके अंदर क्या होगा, थर्ड मेंबर होगा। तो बताइए प्रोप इज इक्वल टू, प्रोप के लिए कार्बन की वैल्यू क्या होती है 3, वर्ड रूट प्रोप है तो n इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कीजिए तो C3H6 आ जाएगा और यहाँ पे C4H8 आ जाएगा, क्योंकि ब्यूट इज इक्वल टू ब्यूट n इज इक्वल टू 4 होता है। तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी राइट कर दिया। हाँ जी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राइट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ दी होमोलॉगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। तो मीथेन के पीछे देखो क्या लगा हुआ है, फिक्स एन है ना। तो इट मीन्स आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन सीरीज।
तो एल्केन सीरीज का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो उसका फर्स्ट मेंबर मिथेन है, तो सेकंड और थर्ड मेंबर क्या होगा बताइए। सेकंड मेंबर क्या होगा, इथेन होगा। थर्ड मेंबर क्या होगा उसका, प्रोपेन होगा। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथ के लिए N=2 ना, तो C2 क्या हो जाएगा, H6, और प्रोपेन के लिए क्या हो जाएगा, C3H8। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। आपको क्या करना है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर कितने एटम्स हों, 4 कार्बन। तो सबसे पहले ना आप ऐसा कीजिए, 4 कार्बन लीजिए, ठीक है। अभी एल्डिहाइड एक ग्रुप है, तो इट मीन्स हमें CHO ये बॉन्ड बना दिया हमने, मतलब जो उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर है ये लगेगा। इस फंक्शनल ग्रुप में 4 कार्बन एटम्स भी हमने रिप्रेजेंट किए, देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका नेम देना है, पर उससे पहले आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड तो हमें बनाने ही होते हैं ना, ठीक है। आप इस डॉट को हटा देते हैं, क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि ये एक स्ट्रक्चर है, जस्ट मैं आपको काउंट करवा रही थी तो मैंने उस टाइम लिया इसको। अभी देखिए क्या नेम होगा, कितने कार्बन है गाइस, यहाँ पे हमारे पास हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो आप वर्ड रूट से स्टार्ट कीजिए, तो क्या बन जाएगा, ब्यूट प्लस कार्बन। कार्बन के अंदर देखिए यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए मैंने एन लगा दिया, ठीक है। और आप ये देखिए कि जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए फिक्स क्या लगाते हैं, अल, तो वो तो टर्मिनल कार्बन पे ही है, तो हमने यहाँ पे अल लगा दिया। यहाँ पे 2 वोवल्स इकट्ठे हो गए तो पहले वाला कैंसिल, तो क्या नेम बनेगा इसका, ब्यूटेनल। इज इट क्लियर। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट exhibits the property of catenation to a maximum extent and why। आपको ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। तो कैटिनेशन होता क्या है, पहले तो ये देखिए, कैटिनेशन होता है गाइस सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज का मतलब है कि कोई एटम है, अगर वो अपने जैसे ही किसी दूसरे एटम के साथ, अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ना कार्बन के अंदर ज़्यादा है, तो कार्बन के अंदर कैटिनेशन है, तो इट मीन्स कार्बन कार्बन के साथ ही लिंकेज करता है, सेल्फ लिंकेज है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन। तो कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है गाइस, वो है कार्बन। क्यों ज़्यादा है, फर्स्टली तो आप ये नोट कीजिए कि इसका साइज क्या है, कार्बन का स्मॉल है, इसी वजह से ये मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है। दूसरा, जैसे कैटिनेशन होती है तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो जो ये बॉन्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, इसी वजह से कार्बन है वो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर है वो शो करता है। नेक्स्ट है कि राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द 4th मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज मीन्स जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n+2। तो ये सीरीज तो मीथेन से स्टार्ट होती है, तो इट मीन्स 4th मेंबर क्या होगा यहाँ पे, ब्यूटेन। तो इट मीन्स N=4, तो बताइए क्या बनेगा, C4H10। तो ये तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नेम क्या होगा गाइस इसका, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो उसके लिए मैंने वर्ड रूट क्या लिया, ब्यूट। और सीरीज कौन सी है, एल्केन सीरीज, तो इसी वजह से हमने क्या लगा दिया, एन। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखो होमोलॉगस सीरीज गाइस मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसी सीरीज, कोई भी सीरीज जिसके 2 एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, ठीक है, 14 मास यूनिट का डिफरेंस हो, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बट आर ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज। ओके, नेक्स्ट है कि राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हैविंग जर्नल फॉर्मूला CnH2n-2। तो देखिए यही क्वेश्चन अभी तक हमारे पास अल्काइन सीरीज से नहीं आया था। तो जो जर्नल फॉर्मूला CnH2n-2 है, तो वो कौन सी सीरीज है, अल्काइन सीरीज, ठीक है। उसका सेकंड मेंबर बताइए। देखो मिथाइन तो होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो अल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, इथाइन।
बट उन्होंने सेकंड पूछा है, तो इट मीन्स हमें क्या बताना है, प्रोपाइन बताना है। ठीक है, तो प्रोप मीन्स 3, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे गाइज इस फॉर्मूला के अंदर तो क्या आएगा, देखिए C3H2n मीन्स 6 - 2 मीन्स 4, तो क्या बन जाएगा C3H4। क्लियर है इतना आप सभी को। तो हमें क्या बताना था, उसका नेम बताना था, तो नेम इज प्रोपाइन एंड फॉर्मूला इज C3H4। नेक्स्ट देखिए, राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड से देखिए एक तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली 2 प्रॉपर्टीज तो गाइस बार बार डिस्कस हुई हैं, एक तो उसकी कंडक्टिविटी को लेकर, सेकेंड उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से अभी उन्होंने क्या किया कि जो इथेन है ना उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बॉन्ड काउंट करो, बहुत इजी है ये तो देखिए इथेन है तो इट मीन्स क्या फॉर्मूला होता है इथेन का, आप सभी को पता ही है, C2H6। क्या फॉर्मूला होता है इसका, C2H6। तो अभी देखिए इसका हम अभी क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इथेन का स्ट्रक्चर समहाउ ऐसे बनेगा, 2 कार्बन दिखा दिए, उसके बाद हमने सारे के सारे बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से हमने बॉन्ड कंप्लीट कर दिए, तो देखिए कितने हाइड्रोजन बने, 6 बने हैं, तो दैट इज C2H6। बॉन्ड काउंट कीजिए कितने बॉन्ड बनेंगे हमारे पास यहाँ पे। बॉन्ड काउंट करने के लिए आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं गाइस हमारे पास, 7 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बने हैं। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दी मोलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन C4H10। ठीक है, तो C4H10 के अंदर बताइए कितने बनेंगे। तो कार्बन कितने दिखाने हैं हमने यहाँ पे, 4, क्योंकि C4 है, H10 तो आप देखो ब्यूटेन है, एल्केन सीरीज है, तो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो होगा नहीं, है ना, तो इसी वजह से हमने अभी यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिखाए हैं, तो बाकी हमने बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा ही कोवलेंट बॉन्ड हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं गाइस हमारे पास यहाँ पे, 13। क्लियर है, कर लोगे। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट exhibit the property of catenation to a maximum extent and why, कि कौन सा एलिमेंट है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है उनके अंदर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो किस एलिमेंट के अंदर होती है, दैट एलिमेंट इज वी हैव कार्बन। और क्यों होती है मैंने आपको बता ही दिया, साइज स्मॉल है उसका। सेकंड थिंग आप नोट कीजिए कि जो कार्बन के अंदर, कार्बन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ना तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इसी वजह से जो कार्बन है वो मैक्सिमम कैटिनेशन शो करेगा। नेक्स्ट है कि राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, तो आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप का नेम बताना है, कि सिर्फ नेम बताना है कि बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। गाइस फर्स्ट है, अगर OH ग्रुप आ जाए तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, वो होगा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर CO आ जाए, ये थोड़ा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, एक्चुअली ये है जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है इस तरह से। तो अगर ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, ये वाला CO वाला इस तरह से CO, ठीक है, तो अंडरस्टूड है ना कि इस तरह क्वेश्चन ये था एग्जैक्ट, तो आप ये देखो ये अंडरस्टूड है कि इस तरफ भी R होगा, इस तरफ भी R होगा, तो बताइए कौन सा ग्रुप है, RCOR, कीटोनिक। ठीक है, इधर भी कार्बन की चेन और इधर भी कार्बन की चेन और बीच में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। इज इट क्लियर, तो ये है कीटोनिक ग्रुप। आफ्टर दैट है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो फंक्शनल ग्रुप बताइए इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, Cl आ गया गाइस, तो नोट कीजिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पे, हेलोजन ग्रुप। और यहाँ पे OH आ गया तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये होगा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। नेक्स्ट है कार्बन, अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14, ठीक है, फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन,
तो कार्बन 14th ग्रुप का मेंबर है, नो डाउट 14th ग्रुप का मेंबर है ये, है ना। और ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपाउंड वो बना रहा है। तो वाई इज दिस प्रॉपर्टी नॉट एग्जिबिटेड बाय दी अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, एक्सप्लेन। कि बताइए ये प्रॉपर्टी इसी ग्रुप के अदर मेंबर्स के अंदर क्यों नहीं है। तो आप ये देखिए 14th ग्रुप का मेंबर है ये, तो इसके अंदर क्या होगा। अभी देखिए 14th ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या आता है। 14th ग्रुप में कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। तो ये सारे क्या हैं, 14th ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। और इसी के अंदर गाइस टिन भी इसी का मेंबर है, ठीक है। और जो लेड है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो कि पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, तो वो भी किसका मतलब इसी ग्रुप का ही मेंबर है। अभी आप ये देखिए कि जो कार्बन है ग्रुप 14 का मेंबर है, तो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। क्यों? क्योंकि उसका वर्साटाइल नेचर है। कार्बन ज़्यादा कंपाउंड क्यों बना रहा है? क्योंकि उसका वर्साटाइल नेचर है। वर्साटाइल नेचर कार्बन का किस वजह से है? कार्बन का वर्साटाइल नेचर उसकी दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। एक तो है कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी है गाइस टेट्रावेलेंसी। क्या है? टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन हम पढ़ चुके हैं। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकेज, जब कार्बन कार्बन के साथ ही लिंक करता है ना, तो उसको कैटिनेशन बोलते हैं। टेट्रावेलेंसी क्या होता है, अभी नोट कीजिए। टेट्रावेलेंसी, तो टेट्रावेलेंसी मीन्स, टेट्रा मीन्स 4, तो जब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? टेट्रावेलेंसी। तो अगर मैं आपसे सिंपल एग्जांपल लूँ मीथेन का, तो बताइए मीथेन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसी वजह से हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं? टेट्रावेलेंसी। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो बाकी एलिमेंट्स में क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी एलिमेंट्स में, जैसे देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, मैं इस तरह से राइट कर रही हूँ अभी यहाँ पे, तो ये सब किसके मेंबर हैं? ग्रुप 14 के। तो जैसे ही हम ग्रुप डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो जो एलिमेंट का जो बॉन्ड बनता है ना, देखो कैटिनेशन में तो ऐसा ही होगा ना कि जैसे कार्बन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इट मीन्स एक एलिमेंट का अपने ही एलिमेंट से बॉन्ड बन रहा है ना। तो ऐसे में जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो जो एलिमेंट बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा। तो इसी वजह से ये प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट्स में इतनी एग्जिस्ट नहीं करती जितनी कार्बन में एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वाई आर द मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू नो वेरी वेल कि क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। आपको एक सैचुरेटेड कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर कार्बन एटम रिंग्स की फॉर्म में हो। देखो उन्होंने ना ये ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया कि आपको एक सैचुरेटेड कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। सैचुरेटेड का मतलब है कि हमारे पास एल्केन होगा, ठीक है, मतलब हमारे पास एल्केन होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड में गाइस एल्कीन और अल्काइन आते हैं, सैचुरेटेड के अंदर क्या आते हैं? हमारे पास एल्केन आते हैं। बट उन्होंने ये बोला है कि वो उसके अंदर जो सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, कार्बन एटम रिंग के अंदर अरेंज होने चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए? रिंग में, एक साइकिल में अरेंज होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो कितने कार्बन एटम्स हैं गाइस यहाँ पे बताइए, कितने कार्बन एटम्स हैं? 4, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब एल्केन, तो इट मीन्स हमें ऐसा कुछ करना है ना कि वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाना, सैचुरेशन मीन्स दिखानी है। तो कार्बन एटम हमने एक रिंग में दिखा दिए, रिंग में है यहाँ पे, ठीक है, उनके एंड्स फ्री नहीं है ना, वो रिंग के अंदर हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करनी है। देखो इस कार्बन के एक बॉन्ड तो ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तो बाकी 2 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो इस कार्बन के भी रिप्रेजेंट कर दिए, इस कार्बन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर दिए, और यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर दिए। देखो अभी यहाँ पे ना मैंने 4 कार्बन्स की रिंग ले ली, आप 5 की भी ले सकते हो, आप 6 की भी ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। सो आप कोई भी ले सकते हो। तो अभी आपको इनका ना नेम बताना है और स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, हाँ जी। तो अभी आपको इसका क्या बताना, नेम बताना है। तो इसके अंदर कितने, आप मुझे ये बताइए कितने यहाँ पे हमने एटम्स लिए हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4। तो 4 के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी गाइस, यहाँ पे ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो हमने क्या लगा दिया? एन। बट ये सारे के सारे 4 हैं वो किस में हैं? साइकिल में। तो इसके लिए यूज़ करेंगे साइक्लो। तो हमारे पास जो इसका नेम बनेगा वो क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। बॉन्ड काउंट कीजिए, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आप काउंट कीजिए, देखो 1
2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी देखिए 9 10 11 12, तो कितने बॉन्ड्स बने हैं हमारे पास यहाँ पे? 12 बॉन्ड बने हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने बोला है कि एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम फॉर्मूला C3H6O, कि एक फॉर्मूला है C3H6O। उन्होंने बोला है कि वो एल्डिहाइड का भी है और वो कीटोन का भी है, क्योंकि सेम ही हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। उन्होंने बोला उनका स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, और उनको नेम दीजिए। चलिए पहले हम बनाते हैं गाइस एल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड के अंदर कैसे बनेगा देखिए, 3 फॉर्मूला यही रखना है दोनों के लिए। तो मैंने 3 कार्बन ले लिए क्योंकि C3 है, एल्डिहाइड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप भी लगा दिया। बाकी आप बॉन्ड कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो काउंट कीजिए कि कार्बन 3 हैं, बिल्कुल हैं। हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो आप, हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 6, और एक क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? एल्डिहाइड का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है। तो क्या नेम होगा देखिए, कितने कार्बन है गाइस यहाँ पे? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोप। कार्बन कार्बन के अंदर कैसा बॉन्ड है यहाँ पे? सिंगल है ना, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख लिया एन। और एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं? अल। तो यहाँ पे 2 वोवल्स इकट्ठे आ गए, तो मैंने क्या किया, इसको लिखेंगे हम प्रोपेनल, इसको कट कर देंगे आगे वाले को। तो इसी वजह से जो इसका नेम बनेगा वो बनेगा हमारे पास प्रोपेनल, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, उन्होंने बोला था कीटोन को भी रिप्रेजेंट करना है इसी फॉर्मूला से। तो कीटोन के लिए कितने कार्बन लेने हैं? सबसे पहले तो मुझे 3 कार्बन लेने हैं। कीटोन दिखाना है तो मुझे समहाउ यहाँ पे कार्बोनाइल जो ग्रुप है दिखाना पड़ेगा। बाकी गाइस आप बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 3। H कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है। सो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास? कीटोन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है। नेमिंग कीजिए इसकी, बताइए नेमिंग क्या होगी इनकी। तो नेमिंग के अंदर आप ये देखो कितने कार्बन हैं? 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया गाइज, मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया प्रॉप इसके लिए वर्ड, क्योंकि प्रॉप ही तो लगेगा। कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है। आप ये ना देखो कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है डबल, आपको कार्बन कार्बन के अंदर देखना है। और इसके लिए जो हम फिक्स लगाते हैं वो ऑन लगता है, ठीक है। सो ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रोपेनॉन। तो आप मुझे ये बताइए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, कि इनके बीच में रिलेशन बताइए इन दी लैंग्वेज ऑफ साइंस। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हैं। सो इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, और उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो चलिए अभी देखिए क्वेश्चन भी हमारे पास आइसोमर से रिलेटेड ही आ गया। आइसोमर क्या होते हैं? तो देखिए आइसोमर क्या होंगे। आइसो का मतलब है सेम, यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफरेंट रहेंगी, स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। तो इसी वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं? आइसोमर्स। आगे देखिए उन्होंने बोला है कि ब्यूटेन की आइसोमर बताइए। देखो एक बार मैं आपको जनरली बता दूं कि अगर हम आइसोमर्स की बात करती हैं ना, कई बार जो MCQs के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप नोट कीजिए कि जो ब्यूटेन है गाइस, ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं? ओनली 2। कितने आइसोमर होते हैं? ओनली 2। कौन कौन से? एक तो होगा हमारे पास N ब्यूटेन, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास आइसोब्यूटेन। क्या होगा? आइसोब्यूटेन। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। बट अगर हम बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन के कितने आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं? तो गाइस पेंटेन के 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से? एक तो होगा हमारे पास N पेंटेन, ठीक है, तीनों आपको आने चाहिए। दूसरा है हमारे पास आइसोपेंटेन, और तीसरा है हमारे पास क्या? नियोपेंटेन। तो ये तीनों के तीनों आइसोमर हैं। किसके आइसोमर हैं? ये पेंटेन के, ठीक है। बट उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के दोनों आइसोमर जो मैंने अभी आपको बताए, कौन कौन से बताए हैं मैंने आपको? N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है, आपको दोनों ही बनाने हैं। तो फर्स्टली देखिए N ब्यूटेन।
अगर हम N का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन, इट मीन्स 4 के 4 कार्बन आपको सीधी चेन के अंदर लेने हैं, ठीक है, नॉर्मली सीधी चेन के अंदर लेने हैं, और यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट कर दोगे, इनके बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया गाइस, हमारे पास ये बन गया क्या, N ब्यूटेन, ठीक है। तो अगर हम बनाएं आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, देखिए आइसो जब भी बनाना है तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, C4H10, किसका, ब्यूटेन का। तो जब भी आपको आइसोब्यूटेन बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, आप ये देखो कितने कार्बन हैं हमारे पास ब्यूटेन में, 4 ना, तो एक कार्बन कम कर दिया करो आइसो बनाने के लिए, कर दिया, जो एक कम किया उसको सेकंड लास्ट पे दिखा दो, दिखा दिया, बाकी अभी बॉन्ड कंप्लीट कर दो, ठीक है। अभी मैं हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रही हूँ अलग कलर से, तो देखिए कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। तो बताओ क्या ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है, है? क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसी वजह से देखो काफ़ी बार आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आइसोमर्स हैं ना, जैसे अगर मैं पेंटेन की बात करूं, तो अगर आप पेंटेन के तीनों बनाओगे ना अपनी नोटबुक पे, तो आप देखना कि तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेंगे। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो इसी वजह से ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बट अभी देखिए कि एक्सप्लेन वाई वी कांट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज के फर्स्ट 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं गाइस, तो वो होते हैं हमारे पास मीथेन, वो होते हैं हमारे पास इथेन, वो होते हैं हमारे पास प्रोपेन। तो ऐसे में जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं उनके आइसोमर हम नहीं बना पा रहे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कार्बन कम है ना। सो इसी वजह से हम उनकी डिफरेंट वे से अरेंजमेंट ही नहीं कर पाते, तो ऐसे में फिर हम उसके आइसोमर भी नहीं बना पाएंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो गाइस देखिए अभी आपको पता है क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला राइट कीजिए, जैसे इसका C2H6 है, इथीन है तो CnH2n वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, तो क्या बनेगा C2H4, और इसके अंदर क्या होगा C2H2। तो अभी ये तो था इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, देखो गाइस मैंने आपको पहले मीथेन का भी करवाया, तो सेम पैटर्न से आपको इनका भी बनाना है, बस ध्यान रहे कि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। आफ्टर दैट देखिए व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, क्या समझ रहे हो आपकी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है गाइज, मुझे ये बताइए। अगर मैं बात करूं किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर फ्लोरीन लगा हुआ है, देखो ये मैं माइनस नहीं दिखा रही इसके आगे, ये मैं बॉन्ड दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होंगे किसी कार्बन एटम से, ठीक है। सो देखो जैसे मैंने दिखाया फ्लोरीन, जैसे मैंने बोला OH, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है दोनों, बिल्कुल है ना। हम तो बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। तो बट ये क्या है, इसके अंदर एक ही एटम है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, और इसके अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं गाइस कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक एटम भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर 2 से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, 2 एटम भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स फंक्शनल ग्रुप हमेशा किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, ठीक है। प्रीवियस भी मैंने आपको बताया होमोलोगस सीरीज में कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो इट मीन्स फंक्शनल ग्रुप हमेशा किसी भी केमिकल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, और वो एक एटम से मिलकर भी बना हो सकता है और एक से ज़्यादा एटम से मिलकर भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, राइट इन टेबुलर फॉर्म द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। अभी आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इधर हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्या, इथेनॉल को,
इधर हमने दिखा दिया इथेनोइक एसिड। ये आप समझ जाना कि मैं इथेनोइक एसिड राइट कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, ओइक एसिड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका, C2H5OH। और इथेनोइक एसिड का गाइस क्या होगा, CH3COOH, क्योंकि इथ आ गया, 2 कार्बन है तो मैंने 2 ही लिए हैं, देखो, ठीक है। अगला क्या है कि फंक्शनल ग्रुप बताइए, ओल आ गया। ओल किसके लिए फिक्स लगता है, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। और गाइस यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो क्लियर है इतना। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड सो कॉल्ड। होमोलोगस सीरीज को ऐसा ही क्यों कहा जाता है होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इसके 2 लगातार मेंबर्स के बीच में गाइस CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, तभी हम इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अभी राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव मीन्स एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज। कोई भी होमोलोगस सीरीज पिक कीजिए उन्होंने बोला है। तो गाइस मैंने सबसे ईजीएस्ट जो एल्केन है वही पिक कर ली, ठीक है। तो उसके 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स, 2 लगातार वाले मेंबर्स मैंने पिक कर लिए, मीथेन और इथेन, ठीक है। इनका केमिकल फॉर्मूला राइट कीजिए, कर दिया हमने। स्टेट द पार्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स, तो क्या इनके अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, पहले आप मुझे ये बताइए, है ना। तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, 14 मास यूनिट का डिफरेंस है, तो ये भी क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। तो बताइए कि इन कंपाउंड्स का कौन सा पार्ट है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। देखिए मैंने आपको पहले ही ये होमोलोगस सीरीज में करवा दिया है ना, कि इन जो होमोलोगस सीरीज है उसका कौन सा पार्ट है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। देखिए अगर मैं कोई फंक्शनल ग्रुप ले लूँ इस तरह से C2H5OH, तो बताइए जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसको डिसाइड करता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। बट यहाँ पे R ग्रुप डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ केमिकल कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एक एटम से मिलकर बन सकता है, एक से ज़्यादा एटम से मिलकर भी बना हुआ हो सकता है, जो उस कार्बन कंपाउंड के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिसाइड करता है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप। तो इथेनॉल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा बताइए। इथेनॉल के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा अल्कोहल। और इथेनोइक एसिड के अंदर देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, बट उसके अंदर थोड़ा और डिफरेंट था कि कुछ एक और क्वेश्चन भी ऐड थे और ये अलग अलग ईयर्स में आए हुए हैं। इथेनोइक एसिड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अभी आपको ना एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है कि आपको इनका क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा, आप देखिए पहले। जो इथेनॉल है गाइस, इथेनॉल है, 2 कार्बन दिखा दिए। एन का मतलब है कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है। ओल का मतलब क्या है कि OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ओल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप के लिए लगता है, तो बाकी हमने H दिखा दिए। तो जो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, C2H5OH। दिस इज दी वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो इट मीन्स हम इथेनोइक एसिड के भी करेंगे। 2 कार्बन दे दिए, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मीन्स वी कैन से हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जब भी हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है तो आप 2 कार्बन लीजिए। ओइक है तो इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की जो आइडेंटिफिकेशन फीचर है COOH दिखा दिया। कितने बॉन्ड हो गए इस कार्बन के, 4, 1 2 3 4। बाकी आप इसके कंप्लीट कर दीजिए। सो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर स्ट्रक्चर ऑफ किसका है, ये इथेनोइक एसिड का। क्लियर है आपको इतना। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पता है आपको कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अभी आप देखिए, राइट दी फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताइए कि OH ग्रुप होगा। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO होता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो कीटोनिक होता है, कीटोनिक में क्या होगा, RCOR, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर क्या होगा, RCOOH, जिसके अंदर ये COOH क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, डिफाइन दी टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। गाइस आपके सिलेबस में जो आइसोमेरिज्म है ना, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो बताइए कि वाई प्रोपेन कांट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, की जो प्रोपेन है उसके अंदर जी ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कार्बन ही 3 होते हैं। सो 3 कार्बन से हम आइसोप्रोपेन भी नहीं बना सकते ना, क्योंकि हम वैसे डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बताइए कि ब्यूटेन के पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कितने आइसोमर हैं, 2। एक तो होगा एन और दूसरा होगा आइसो, यानी कि एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। क्लियर है। डिफाइन द टर्म आइसोमर पता है आप लोगों को कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। ड्रॉ 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। गाइस देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि जो C3H6 है, H6O, इनसे हम क्या बना सकते हैं, प्रोपेनल भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है, और इससे गाइस हम प्रोपेन ऑन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पर क्या होगा, इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो ये भी क्या हो गई, आइसोमर्स हो गई। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ अप्लाई होगा। तो अभी आप यहाँ पे पता क्या करोगे, आप प्रोपेनल और प्रोपेनॉन दोनों का क्या बना के देखोगे, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। तो इसी वजह से ये भी किसके अंदर आएंगे, आइसोमर में। और उनके नेम बताने हैं वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। एक प्रोपेनल बनेगा, दूसरा प्रोपेनॉन बनेगा। इन दोनों की आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, कर लोगे ना प्रोपेनल का और प्रोपेनॉन का। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, कंपाउंड्स का सेम रहेगा बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। देखिए आइसोमर्स का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा गाइस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, इनके अंदर सेम रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। सेकंड वन आप ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको प्रोपेनल और प्रोपेनॉन का एग्जांपल दिया, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चाहे कार्बन एटम है, चाहे कोई भी डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, तो यानी कि इनके अंदर जो एटम्स क्या रहेंगे, हमारे पास सेम टाइप के रहेंगे। ठीक है, और नंबर भी उनका सेम रहेगा। थर्ड आप नोट कीजिए कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। तो इट मीन्स आपको ध्यान रखना है इन सारी प्रॉपर्टीज को, जो कि आइसोमेरिज्म टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट आपको ब्यूटेन के पॉसिबल आइसोमर्स भी बताने थे। आपको करवाया जा चुका है क्वेश्चन के अंदर कि एन ब्यूटेन कैसे बनता है और आइसो ब्यूटेन कैसे बनता है। और जब भी आप आइसो ब्यूटेन बनाओगे गाइस, तो ध्यान रखना कि एक कार्बन जैसे आप कम कर दोगे, जो एक कार्बन कम किया उसको ऊपर रिप्रेजेंट कर दोगे, और बाकी जगह आप क्या करोगे, बॉन्ड्स को कंप्लीट कर दोगे, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, आइसो ब्यूटेन। इज इट क्लियर। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन के अंदर हमें पता है कि फॉर्मूला क्या रहेगा, C2H2। ठीक है, तो अभी देखिए हमने ले लिया गाइस यहाँ पे कार्बन। ठीक है, और इधर हमने क्या दिखा दिए, हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखिए आपको पता है कि कार्बन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाएंगे, बताइए, 4 ना, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर हम कितने रिप्रेजेंट करेंगे, 1। तो अभी देखिए जो हाइड्रोजन है उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इसने भी शेयर कर लिया, तो कार्बन क्या करेगा फिर, अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है 4, तो इस कार्बन के पास है 5th, वो इससे भी तो ले सकता है ना। ठीक है, हेल्प कर रहे हैं शेयर, जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उससे भी लेंगे। तो इस तरह से 3 इससे शेयर कर लिए उसने, तो इस कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बट इस कार्बन ने अभी करना है, तो कार्बन के पास 4 हैं,
5th इसने इस हाइड्रोजन से ले लिया और 3 इससे शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, इथाइन का। ओके, अभी देखिए कि जो इथाइन है, देखिए अ मिक्सचर ऑफ इथाइन, कि जो इथाइन है C2H2, ठीक है, और किसका मिक्सचर, और ऑक्सीजन का मिक्सचर, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, वेल्डिंग पर्पस के लिए। उन्होंने बोला कि हम ऑक्सीजन का यूज़ क्यों करते हैं, इन योर ओपिनियन व्हाई कांट वी यूज़ अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर, कि हम इथाइन और एयर का मिक्सचर यूज़ क्यों नहीं करते। तो बताइए, आप मुझे ये बताइए, वेल्डिंग पर्पस के लिए क्या चाहिए होता है, जब भी वेल्डिंग की जाती है तो उस पर्पस के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए। क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए। ये कब होगा, जब कंबशन अच्छे से होगा, ठीक है। वेल्डिंग पर्पस के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, और टेम्परेचर हाई कब होगा, जब कंबशन ज़्यादा होगा, क्योंकि कंबशन प्रोसेस के रिजल्ट में हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अप हो जाता है। बट अगर ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, C2H2 प्लस ऑक्सीजन यूज़ की जा रही है, तो ऑक्सीजन उनको सफिशिएंट अमाउंट में मिल पाएगी, तो ऐसे में कंबशन भी क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, ठीक है। तो हीट है वो ज़्यादा रिलीज होगी, जिससे जल्दी से मतलब हमें टेम्परेचर उतना मिल जाएगा जितना वेल्डिंग पर्पस के लिए चाहिए। बट अगर एयर यूज़ की जाती है, तो एयर के अंदर तो जो ऑक्सीजन की अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू कि हम डायरेक्ट ऑक्सीजन दें, क्या रहेगा, रेशियो कम रहेगा ना, ठीक है। इसी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो कंबशन भी इनकम्प्लीट होगा। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो फिर आप ही बताइए, जब कंबशन ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो फिर हीट भी उतनी नहीं मिल पाएगी ना, सो वेल्डिंग पर्पस के लिए जितनी चाहिए। तो इसी वजह से हम डायरेक्टली ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, सो दैट कंप्लीट कंबशन हो, क्योंकि कंबशन के लिए गाइस ऑक्सीजन जरूरी है। तो अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है तो हीट भी ज़्यादा बनेगी, तो वेल्डिंग पर्पस के लिए टेम्परेचर है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास, व्हाट इज़ अ डिटर्जेंट। आपको पता है कि जो डिटर्जेंट हैं हम किस पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं, क्लीनिंग पर्पस के लिए, ठीक है। डिटर्जेंट वैसे केमिकली होते क्या हैं, ये सोडियम सॉल्ट होते हैं, किसके, लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स के, ठीक है। और अभी हमें क्या बताना है कि एक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल बताइए, तो आप राइट कीजिए। तो इसका नेम होगा डूडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट, क्लियर है। तो अभी देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि राइट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट्स ओवर सोप। सोप के ऊपर जब हम, मीन्स कहने का मतलब पता क्या है यहाँ पे, कि डिटर्जेंट्स के 2 फायदे बताइए सॉप्स की बजाय, और 2 नुकसान बताइए डिटर्जेंट के, मीन्स वहाँ पे सॉप ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आप ये देखिए, फर्स्टली हम देखते हैं एडवांटेज। तो देखो, एक तो इसका क्लीनिंग एक्शन अच्छा है, किसका, डिटर्जेंट का। सेकंड चीज़ है कि जो सोप है ना, उसको हम हार्ड वाटर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, बट जो डिटर्जेंट है उसको हार्ड वाटर के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अभी देखो, आपको डाउट होगा कि हार्ड वाटर क्या होता है। तो देखो, हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा, H2O तो देखो होगा ही होगा, बट उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, हार्ड वाटर। तो इट मीन्स डिटर्जेंट तो हार्ड वाटर में भी एक्शन परफॉर्म करते हैं अपना, ठीक है। और जो डिटर्जेंट है उनके 2 डिसएडवांटेज क्या हैं, एक तो देखो डिटर्जेंट है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बट अगर हम बात करें सॉप्स की, तो सॉप्स क्या होती हैं गाइस, सॉप्स बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो इसी वजह से डिटर्जेंट का नुकसान भी है ना, कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होते विद द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और क्या है, जो डिटर्जेंट का अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो ये क्या है, इनके नुकसान है, किसके, डिटर्जेंट की। तो इट मीन्स गाइस, डिटर्जेंट के हमारे पास फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो डिटर्जेंट होता क्या है, उनके एग्जाम्पल, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कि वाई
बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट कैन बी वॉश क्लॉथ्स इवन इन हार्ड वाटर। क्या हम हार्ड वाटर के अंदर भी डिटर्जेंट का यूज़ करके जो क्लॉथ्स को वॉश कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट सोप क्या है? तो गाइस सोप क्या होते हैं? सोप सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं, किसके? लॉन्ग चेन फैटी एसिड के। ठीक है, सो सोडियम जो सॉल्ट होते हैं किसके? लॉन्ग चेन फैटी एसिड के। क्या? सॉप्स। ठीक है, वो हम एसिड जो फैटी एसिड कोई भी ले सकते हैं, और उनके लॉन्ग चेन जो हम बात करें सोडियम सॉल्ट बना लेते हैं ना, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे पास? सॉप। ठीक है, तो अभी देखिए कि वाई आर सोप्स नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स व्हेन वाटर इज हार्ड। ठीक है, अभी आप देखो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे C17H35COOH, ये क्या है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। जब हम इसके सोडियम सॉल्ट की गाइस बात करें, ठीक है, इसका सोडियम सॉल्ट अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका सोडियम सॉल्ट ये बनेगा, तो सोडियम सॉल्ट बन गया ये किसका? लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। तो ये क्या है गाइस? सोप है। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो सोप्स है उसको हार्ड वाटर के अंदर यूज़ क्यों नहीं किया जाता? सोप्स का यूज़ हार्ड वाटर में क्यों नहीं होता? देखो सोप क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया C17 जैसे H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो क्या मैं इसको R लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो देखो जब हम हार्ड वाटर के अंदर सोप को डालते हैं ना गाइस, तो उसके अंदर क्या होगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो जो ये हमारे पास सोप है ना, उस टाइम जो हार्ड वाटर के अंदर जो ये आयंस प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, तो उनके साथ फिर ये रिएक्शन करके देंगे क्या? तो उनके साथ रिएक्शन करके क्या देंगे वो हम यहाँ प्रोडक्ट राइट करते हैं। तो जो ये RCOO नेगेटिव है ना, वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बना देगा? देखो इस तरह से, और सोडियम अलग हो जाएगा। तो इट मीन्स जो सोप हमने वाटर के अंदर डाली वो क्लीनिंग का तो कोई काम कर ही नहीं रही, वो तो उस हार्ड वाटर के अंदर गाइस जो कैल्शियम आयन है, जो मैग्नीशियम आयन है, उन्हीं के साथ रिएक्शन करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी सोप है वहाँ पे वेस्ट होगी। तो इसी वजह से गाइस हम बोल देते हैं कि जो सोप्स है ना वो हार्ड वाटर के अंदर वर्क नहीं करती। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सोप इन रिमूविंग एन ऑयली स्पॉट फ्रॉम एन पीस ऑफ क्लॉथ, कि क्लॉथ के पीस से एक ऑयली स्पॉट है उसको रिमूव करने में जो एक्शन है सोप का वो बताइए। देखो आपको पता है जो RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज अ जर्नल मॉलिक्यूल फॉर एन सोप। तो इसके अंदर ना आप इस चीज़ को देखिए कि इसके अंदर एक R पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? पोलर पार्ट, है ना, क्योंकि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है ना, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। और ये वाला कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक। कौन सा पार्ट है ये? हाइड्रोफोबिक। आप मुझे ये बताइए कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, सो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वाटर की तरफ। और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ये देखो नॉन पोलर पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि फोबिक है, वाटर रिपेलिंग है ये। तो अगर मान लीजिए कि मैंने अभी जैसे ये बकेट ले ली, ठीक है, बकेट के अंदर हमने क्या ले लिया? यहाँ पे पानी ले लिया। ठीक है, बकेट के अंदर हमने यहाँ पे पानी ले लिया। अभी हमने क्या किया? यहाँ पे जैसे ये एक कपड़ा ले लिया जिसके ऊपर ना ऐसे स्टेन है, डर्ट वगैरह है, ऑयली स्पॉट है। ठीक है, अभी हमें पता है जो ये ऑयली स्पॉट होगा गाइस, वो ऑयली स्पॉट क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ NP, दैट इज नॉन पोलर। ठीक है, अभी देखो कि जो सोप का मॉलिक्यूल है जैसे RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, तो ये तो क्या है? पोलर पार्ट। ये क्या है? नॉन पोलर पार्ट। तो हम पता क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो नॉन पोलर पार्ट है उसके अंदर तो कार्बन की चेन है, सो उसको हम ऐसे जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं जिगजैग मेथड से। और जो ये पोलर पार्ट है इसको हम ऐसे इस तरह से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मीन्स आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इस सोप मॉलिक्यूल को हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अभी में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो इट मीन्स ये सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? नॉन पोलर पार्ट। और जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? पोलर पार्ट। ठीक है, तो अभी देखिए कि हम ले रहे हैं यहाँ पे बकेट।
तो बकेट के अंदर हमने ले लिया यहाँ पे पानी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो बकेट में हमने यहाँ पे ले लिया पानी, क्लियर। तो अभी देखो, अभी हमने ना इस बकेट में ऐसा एक क्लॉथ ऐड कर दिया गाइस कि जिसके ऊपर डर्ट लगी हुई है। डर्ट है मीन्स ऑयली स्पॉट है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो देखो अभी ना हम इसके अंदर सोप ऐड करेंगे, सोप ऐड कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि हम इसके अंदर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे देखो, ये मैंने हैंकी ली है यहाँ पे, ठीक है, एक रुमाल ली है जिसके ऊपर डर्ट लगी हुई है। सो अभी जो इसके ऊपर डर्ट लगी हुई है ना, ये नॉन पोलर कंसीडर होगी, ठीक है। और जो यहाँ पे वाटर हमने रिप्रेजेंट किया है, ये वाटर क्या है, पोलर है। क्या है ये, पोलर है। तो अगर हम इसके अंदर गाइस क्या ऐड कर रहे हैं, सोप के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या है, नॉन पोलर, और ये वाला पार्ट क्या है, पोलर। तो जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर की तरफ चला गया, जो पोलर है वो वाटर की तरफ आ गया। तो ऐसे में बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो नॉन पोलर की तरफ, पोलर की तरफ। देखो ये वाला पोलर पार्ट है, इसी वजह से ये वाटर की तरफ आया, क्योंकि यहाँ पे वाटर है। तो ऐसे में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जैसे अरेंज हो जाएंगे ना, सोप मॉलिक्यूल डर्ट के अराउंड, तो ये क्या बना देंगे, इस तरह से मिसल बना देंगे। और क्या करेंगे, ये इसके साथ जैसे ही डर्ट को इस जो हैंकी से, इस कपड़े से, इस क्लॉथ से निकाल के ले आएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं मिसल फॉर्मेशन। इट इज़ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एसिटाइलिन बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम, कि जो एसिटाइलिन है वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करती है, ठीक है। इसका रीज़न बताइए। एसिटाइलिन का मतलब क्या होता है पता है, C2H2, दैट इज़ इथाइन, जिसको हम ऐसे राइट करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो वो एक सूटी फ्लेम के साथ कैसे बर्न करते हैं ये हमें बताना है। तो आप नोट कीजिए, देखो यहाँ पे एक चीज़ कि जो एसिटाइलिन है उसके अंदर जो कार्बन का रेशियो है वो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाती उसकी, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या देगा, सूटी फ्लेम देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कैरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वाइल कुकिंग ऑयल्स डू। तो देखो जो ब्रोमीन वाटर है ना, ब्रोमीन वाटर को आप इस एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कौन करेगा, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कौन करेगा, जो अनसैचुरेटेड होगा, जो अनसैचुरेटेड होगा। ब्रोमीन वाटर को, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कौन करता है, जो अनसैचुरेटेड होगा। इज इट क्लियर। तो अभी देखिए उन्होंने बोला है कि जो कैरोसिन है वो डीकलराइज नहीं करता। आपको पता है जो कैरोसिन होता है ना गाइस, वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। क्या होता है वो, सैचुरेटेड। बल्कि जो कुकिंग ऑयल की हम बात करते हैं, कुकिंग ऑयल क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताइए जो कैरोसिन है वो डीकलराइज क्यों नहीं करता ब्रोमीन वाटर को, क्योंकि वो सैचुरेटेड है। कुकिंग ऑयल क्यों करता है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस ही क्या करते हैं, जो ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं, डीकलराइज करते हैं। इसी वजह से कुकिंग ऑयल कर देता है, जबकि कैरोसिन ऑयल नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन 5% alkaline KMnO4 is added drop by drop to warm ethanol taken in a test tube. State the role of alkaline KMnO4 solution in this reaction. ठीक है, आप ये देखो क्या कहा गया है कि टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले रखा है, इथेनॉल, दैट इज C2H5OH, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि जो 5% अल्कालाइन KMnO4 सोल्यूशन ऐड किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में, जिसके अंदर हमने इथेनॉल लिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, KMnO4 सोल्यूशन। तो इट मीन्स आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो अभी इथेनॉल है वो इस KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा। तो उन्होंने यही पूछा हुआ है कि बताइए रोल बताइए KMnO4 का क्या रहेगा इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखिए हमें इतना तो पता है कि जो इथेनॉल है,
ठीक है। अभी किसके साथ रिएक्शन करेगा, KMnO4 के साथ। और KMnO4 गाइस आप यहाँ पे अल्कालाइन KMnO4 लिखोगे। तो KMnO4 गाइस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा और इस इथेनॉल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा इथेनोइक एसिड के अंदर। सो इस रिएक्शन में अल्कालाइन KMnO4 का क्या रोल है कि वो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, किसकी, इथेनॉल की। किस में कन्वर्ट करेगा उसको, इथेनोइक एसिड के अंदर। ठीक है, हाँ जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि व्हाई आर मिसल्स नॉट फॉर्म्ड व्हेन सोप इज एडेड टू इथेनॉल। जब इथेनॉल के अंदर सोप को डाला जाता है देन मिसल क्यों नहीं बनती, क्योंकि वो उसके अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पे मिसल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ टेबुलर फॉर्म डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ठीक है, कि आपको क्या करना है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड इनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इधर हम ले लेते हैं इथेनॉल और इधर ले लेते हैं इथेनोइक एसिड। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, तो अगर हम बात करें गाइस इथेनॉल की, तो इथेनॉल भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में, है ना। और इथेनोइक एसिड भी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। टेस्ट क्या है इथेनॉल का, इथेनॉल का बर्निंग टेस्ट होगा। ठीक है, और जो इथेनोइक एसिड है वो सॉर टेस्ट है। नेक्स्ट है NaHCO3 कि बताइए NaHCO3 टेस्ट के साथ इथेनॉल है वो कैसे रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखिए अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड की, ठीक है, CH3COOH, अगर हम इसको रिएक्शन करवाएंगे NaHCO3 के साथ तो क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट विल बी समथिंग इस तरह से। तो क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखो ये वाला H और ये मिलके क्या बनाएंगे, H2CO3, और वो ब्रेक होके फर्दर क्या बनाएगा, वाटर एंड CO2। ठीक है, तो ये बनाएंगे। बट अगर हम बात करें इथेनॉल की गाइस, तो जो इथेनॉल है ना वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है एस्टर टेस्ट। आप ये बताइए एस्टर कब बनता है, जब कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप कंबाइन होते हैं गाइस किसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, प्लस में वाटर रिलीज होगा। ऐसा ही है। और यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो कि एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तभी तो यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ। इज इट क्लियर। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे कि जब भी हम अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, तो क्या बनता है, देन हमारे पास एस्टर बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में बनेगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, जो यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्योंकि वो वाटर को रिमूव करवा रहा है। ठीक है, और वैसे भी आप इस चीज़ को देखो ना, डिहाइड्रेटिंग, तो इसका मतलब क्या है, डी का मतलब है रिमूव होना। क्या रिमूव होएगा यहाँ से, क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर रिलीज होगा। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अभी देखिए जो एस्टर बना यहाँ पे, है ना, एस्टर जिस रिएक्शन के अंदर बनता है ना तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। तो जब भी यहाँ पे अल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हमेशा एस्टर बनेगा और उस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और एस्टर का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा ये भी नोट कीजिए, RCOOR। ठीक है, ये एस्टर का जर्नल फॉर्मूला है। और इनकी स्मेल कैसी होती है, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है। फ्रूटी स्मेल होने की वजह से ही जो हमारे पास एस्टर्स होते हैं उनका यूज़ परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है और काफ़ी जगह इनको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, मीन्स फ्लेवर ऐड करने के लिए।
क्लियर है। तो अभी देखिए कि एस्टर टेस्ट के अंदर इथेनॉल का बताइए क्या रोल होगा। तो हमें पता ही है कि इथेनॉल एक अल्कोहलिक ग्रुप है, जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देन भी एस्टर बनेगा, फ्रूटी स्मेल होगी। इथेनोइक एसिड है, इसको इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं देन भी क्या बनेगा, एस्टर प्लस वाटर। क्लियर है। सो राइट ए केमिकल रिएक्शन टू शो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की डिहाइड्रेशन शो करने के लिए हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन शो करनी है। तो गाइस ये मैं इथेनॉल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्रोवाइड कर दिया डिहाइड्रेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करवाएगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव होगा तो क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। तो जैसे ही गाइस वाटर रिलीज होगा तो पेंडिंग जो बचेंगे वो क्या होंगे, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर ये CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, तो यानी कि इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे कि ये किसकी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे जो इथेनॉल है उसमें से वाटर रिमूव हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन। तो देखो समझ आ गया ना कि अगर वाइन का कॉन्स्टिट्यूएंट है तो P क्या होगा हमारे पास, गाइस P होगा हमारे पास इथेनॉल, ठीक है। P को उन्होंने बोला कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं K2Cr2O7 यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं P को, P क्या है हमारे पास, देखो नोट कर लीजिए, P होगा हमारे पास क्या, P होगा इथेनॉल, ठीक है। उस इथेनॉल को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। अगर हम उसको रिएक्शन करवाते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 तो वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो वो इसकी ऑक्सीडेशन करेगा, अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इसको किस में बदल देगा, वो इथेनोइक एसिड के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक अनदर कंपाउंड बनता है जिसको हम Q बोल रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास, P है, ठीक है। तो P और Q आपको दोनों क्लियर हुए। P है हमारे पास इथेनॉल और Q क्या है, इथेनोइक एसिड। आगे देखिए कि जब व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू Q, जब Q के अंदर हम सोडियम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, गैस रिलीज होती है R, ठीक है, जिसकी पॉप साउंड है। तो इससे आइडिया लग जाएगा, पॉप साउंड तो हाइड्रोजन की होती है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, Q यानी कि इथेनोइक एसिड, उसके अंदर हमने ऐड किया क्या, सोडियम ऐड किया। तो क्या बनेगा, देखिए जब हम इसके अंदर सोडियम ऐड करते हैं गाइस तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जो उसको हाइड्रोजन गैस क्या है, R है। तो आइडेंटिफाई करो PQR, पता लग गया, और केमिकल इक्वेशंस भी हमने दिखा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड X with molecular formula C2H6O, a brisk effervescence is observed and a gas Y is produced, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एक कार्बन कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6O, और उस कार्बन कंपाउंड को हमने क्या बोला, X, ठीक है। एक कार्बन कंपाउंड X जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, तो एक ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ऑब्जर्व की जाती है, और गैस Y प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर। उन्होंने बोला है कि अगर हम उसको लेके आते हैं on bringing a burning splinter at the mouth of the test tube, the gas evolved burns with a pop sound। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। सो आइडेंटिफाई करो X और Y को, ठीक है। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन यू हीट X विद एक्सेस कॉन्सनट्रेटेड आएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करते हो देन क्या बनेगा, आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो आप ये देखिए C2H6O, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाना चाहिए कि C2H6O ये किसका फॉर्मूला है, ये है हमारे पास इथेनॉल का, CH3CH2OH,
देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए देखिए 3, 2 और 1, 6, और एक क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इट मीन्स एक्स क्या है हमारे पास, बताइए, एक्स है हमारे पास इथेनॉल। ठीक है, तो इट मीन्स उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कार्बन कंपाउंड एक्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, तो यानी कि वो इथेनॉल है। ठीक है, उसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, पीस ऑफ सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, तो वो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट CH3CH2ONA। क्लियर है, हो जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। अभी आप ये देखिए, ये क्या है सोडियम, ये क्या है इथ यानी कि 2 कार्बन, ये क्या है ऑक्सीजन, है ना, तो इसका नेम क्या होगा, सोडियम इथ ऑक्साइड। क्या होगा इसका नेम, सोडियम इथ ऑक्साइड। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अभी जो अल्कोहल है उसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। क्लियर है, उसने अपना जो हाइड्रोजन था वो रिलीज कर दिया, और उन्होंने बोला है कि जब एक्स कंपाउंड है यानी कि इथेनॉल है, उसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो एक गैस वाई भी रिलीज हुई। तो वाई कौन सी गैस थी बताइए, तो वाई थी गाइस हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी देखिए, ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर ऑफ द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो गैस रिलीज हुई है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो इट मीन्स हमारे पास एक्स इथेनॉल है, वाई क्या है, हाइड्रोजन है। ये इक्वेशन भी दिखानी थी, वो हमने दिखा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। जब हम एक्स को हीट करते हैं, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल, जब हम उसको रिएक्शन करवाया मैंने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो गाइस आपको पता है ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या बना देगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसमें से वाटर को रिमूव करेगा और क्या बनाएगा, इथीन बना देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो इथेनोइक एसिड है ना उसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, तो अभी देखिए इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसको रिएक्शन करवानी है गाइस सोडियम के साथ। तो जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, तो जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और जो यहाँ पे H है वो किसकी फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H2 की फॉर्म में। इज इट क्लियर, तो यहाँ पर जो एसिड है इसने भी H पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज कर दिया, और किसकी फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, वो हमारे पास H2 की फॉर्म में। क्लियर, नेक्स्ट है कि जो इथेनोइक एसिड है ना उसको हमने रिएक्शन करवानी है किसके साथ गाइस, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो अभी देखिए एसिड है ये क्या देगा, H पॉजिटिव, बेस है क्या देगा, OH नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, देखिए क्या रिलीज होगा, वाटर, और क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इज इट क्लियर, तो हो जाएगा ये आप सभी का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट कीजिए अभी कि जब हम इथेनोइक एसिड को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इथेनॉल के साथ। ठीक है, दिस इज अ इथेनोइक एसिड, दिस इज अ इथेनॉल। तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये इसने H दिया, OH दिया, तो क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर, क्योंकि जो ये रिएक्शन है ना, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जब हम अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पे आप राइट करोगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इधर, तो वाटर तो रिमूव होगा ही होगा, और क्या बनेगा यहाँ पे, तो और बनेगा गाइस इस तरह से, आप देखिए यहाँ पे CH3COO, ये तो एज इट इज लिख दिया हमने, अभी यहाँ से कंबाइन होगा CH2CH3, तो देखिए RCOO, ये भी R, तो ये क्या बन गया, देखो पूरा ये बन गया एस्टर। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, राइट द नेम ऑफ वन प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन। ठीक है, कि इनके हर एक प्रोडक्ट का नेम राइट करना है, वो हम इजीली राइट कर ही दोगे आप लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए क्या है
कि जब इथेनॉल को रिएक्शन करवाई जाती है इथेनोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो एक फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि क्लास ऑफ कंपाउंड्स बताइए जिनके अंदर फ्रूटी स्मेल बनती है, तो वो क्या होंगे, एस्टर्स होंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होगी इसके लिए वो हम दिखा चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। और जो केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, तो बताइए क्या केमिकल नेम होगा उस प्रोडक्ट का। तो देखो इथेनोइक एसिड, चलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इथेनोइक एसिड रिएक्शन करते हैं इथेनॉल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ, अगर हम बात करें किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ से आपको पता है कि वाटर तो रिमूव हो ही जाएगा, और क्या बनेगा CH3, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें COO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3, तो क्या नेम होगा इसका, इथाइल इथेनोएट। क्या नेम होगा इसका, इथाइल इथेनोएट, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है ना कि इसका प्रोडक्ट का नेम बताइए, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल होगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर वर्क करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि वाटर को रिमूव करवाने में हेल्प कर रहा है। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि व्हाट हैपन्स व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन इन ईच केस, हर एक के अंदर हमें केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। इथेनॉल को गाइस हम बर्न करेंगे किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता है गाइस कंबशन रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, हमेशा CO2 बनेंगे, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। आप एक सीरीज के अंदर इसको रिप्रेजेंट करोगे, अभी मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तभी मैं ऊपर नीचे लिख देती हूँ। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल को CH3 CH2OH, इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं गाइस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये किसकी तरह काम करता है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या रिलीज होगा फिर यहाँ पे, वाटर, और क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा गाइस इथीन, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन से OH रिलीज होगा और दूसरे से H रिलीज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इथेनॉल के अंदर जब हम क्या करते हैं, सोडियम का पीस ड्रॉप करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए तो ऐसे में प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इनका सॉल्ट बन जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम इसको, 2020 का क्वेश्चन है ये। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है आपको पता है, जिसके अंदर एस्टर बनते हैं जब हम अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर सेकेंड पार्ट है एडिशन रिएक्शन। तो देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है, आप ये देखिए कि एक हमारे पास होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन, जिसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अगर हम उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शंस का, ठीक है। और इसके अंदर गाइस हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, तो इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कह देते हैं। और ऐसी रिएक्शन में क्या यूज़ किया जाता है, कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एल्कीन है, और एल्कीन के अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या है, इथीन है ना। इथीन में अगर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, वो हट जाएगा और उनकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगी। तो इट मीन्स हम इथीन से इथेन बना रहे हैं, है ना, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल है गाइज, ये एडिशन का। यहाँ पे जो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम, ठीक है, जो कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो इस एडिशन रिएक्शन का यूज़ वैसे गाइस और कहाँ होता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसकी क्या होगी, वेजिटेबल ऑयल से घी प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको इथेनॉल से
इथेन बनाना है, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली टाइपिंग प्रॉब्लम है, इथेनॉल से इथीन बनाना है। तो कैसे बनाओगे बताइए, इथेनॉल से इथीन कैसे बनाओगे? डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या यूज़ करोगे? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्लियर है? कर पाओगे? नेक्स्ट है आपको बनाना है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, मीन्स कि आपको ऑक्सीडेशन करनी है, और ऑक्सीडेशन के लिए तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? अल्कालाइन KMnO4, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो गाइस? आप यूज़ कर सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एडिशन रिएक्शन में आपको बता चुकी हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, तो यानी कि जब एक एटम की जगह कोई भी अगर दूसरा एटम आके लग जाए ना, तो हम बोलेंगे कि ये सब्स्टिट्यूट हो चुका है उसकी जगह पे, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? मीथेन है, ठीक है, अगर हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया? Cl2 ऐड कर दिया, तो क्या होगा फिर? यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा, और एंड में गाइस जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा ना। देखो बाकी तीनों H तो हम एज इट इज़ दिखा देंगे, और यहाँ पे H हट गया और उसकी जगह क्या लग गया? Cl, तो यानी कि H की जगह यहाँ पे Cl लग गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्लियर है? अभी देखिए, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देखिए इथेनॉल प्रेजेंट होगा डेफिनेटली। इसके यूज बताइए इथेनॉल के। इथेनॉल के यूज देखिए, हमें पता है जो कफ सिरप्स होती हैं उसके अंदर भी क्या यूज होता है? इथेनॉल यूज होता है, और एक एज अ एंटीसेप्टिक्स भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देखो आपने सुना होगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के अंदर भी किसका यूज होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने में भी इथेनॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राइट केमिकल इक्वेशन एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है ना क्या बनेगा? इथेनॉल जब भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है क्या बनेगा? सोडियम इथोक्साइड। प्रीवियस क्वेश्चन में गाइस हम कर चुके हैं, तभी इसकी रिएक्शन में दोबारा नहीं शो कर रही यहाँ पे। प्लस में हाइड्रोजन गैस जब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा देन क्या बनेगा? देन हमारे पास इथीन बनेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट है वाइन का, तो ये देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी देखिए कि लिस्ट 2 टेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी देखो आपको पता है क्या करना है, 2 टेस्ट बताने हैं सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को, मीन्स अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। देखो अगर हम अल्कोहल की बात करें गाइस, अगर हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, क्या ले लिया? ब्लू लिटमस पेपर। तो जैसे ही गाइस हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं ना, अल्कोहल उसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड लेती हूँ तो इथेनोइक एसिड क्या करेगा? एसिड है तो ये क्या करेगा गाइस? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस पेपर के अंदर। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड वन, अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि इथेनॉल ये टेस्ट भी परफॉर्म नहीं करता, बट इथेनोइक एसिड ये टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो फिर इथेनोइक एसिड कैसे ये टेस्ट परफॉर्म करता है? तो चलिए करते हैं, करके देखते हैं। अगर मैं बात करूँ गाइस इथेनोइक एसिड की, तो इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा बताइए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। आज मैं आपको करवा कर भी हटी हूँ। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए इनका प्रोडक्ट बनेगा ना इस तरह से, तो क्या बन जाएगा? CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, और H और HCO3 ये क्या प्रोडक्ट देंगे? देखो
वाटर प्लस CO2, क्योंकि जो कार्बोनिक एसिड वहाँ पे बनता है वो ब्रेक होके वाटर और CO2 दे देगा। क्लियर है? तो गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक यू। और यदि आपको ये सीरीज़ हैं वो अच्छी लग रही हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।